Good morning students. Today we are going to start lesson 6 Manufacturing Industries. अब देखो इसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग मीन्स क्या है। हमने जब सेक्टर्स वाला चैप्टर किया था तो हमने 3 सेक्टर्स पढ़े थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा था फर्स्ट इज़ प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड इज टर्शियरी सेक्टर। तो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था उसमें क्या था कि हम किसके ऊपर डिपेंड करते थे, जो भी प्रोडक्ट था वो क्या होता था, वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर। हम उसको क्या कर लेते थे, डायरेक्ट यूज़ कर लेते थे, किसके द्वारा, जो नेचर के द्वारा हमें मिलता था। जैसे कि फिशिंग होगी, फॉर एग्जांपल माइनिंग है, डेयरी फार्मिंग है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ये किसके अंदर इंक्लूड थी, हमारी प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर। अब देखो प्राइमरी सेक्टर क्या करता है, हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। जैसे एग्रीकल्चर से क्या होता है, एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल से हमें क्या मिलता है, कौन सी इंडस्ट्री डिपेंड करती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, दोज इंडस्ट्री डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल आर कॉल्ड एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज। जब इंडस्ट्रीज की बात आ जाती है तो इट मीन्स वो कौन से सेक्टर्स के अंदर आएगा, हमारा सेकेंडरी सेक्टर्स के अंदर। अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि वी कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश प्रोडक्ट। जब हम किसी भी कच्चे माल को चेंज कर देते हैं किसमें, एक फिनिश प्रोडक्ट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉटन इज अ रॉ मटेरियल, देन हमने कॉटन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, शर्ट के अंदर। तो शर्ट कहाँ पर कन्वर्ट, अब कॉटन से हमने इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसको कन्वर्ट किया, इंडस्ट्रीज़ के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की है। मैन्युफैक्चर मतलब कॉटन के रूप को चेंज कर दिया एक कपड़े के फॉर्म में, कपड़ा बनाया, तो वो क्या हो गया, एक मैन्युफैक्चरिंग हो गई। कहाँ पे हुई, इंडस्ट्रीज़ के अंदर हुई। तो ये क्या हो गया, हमारा सेकेंडरी सेक्टर हुआ। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, किसी भी चीज़ का जो उत्पादन किया जाता है। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या है, प्रोडक्शन, किसमें, इन अ लार्ज क्वांटिटी के अंदर। जैसे कि कॉटन को कन्वर्ट कर दिए शर्ट में, तो शर्ट क्या बन गया, एक मैन्युफैक्चरिंग बन गया। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। अब जो प्रोडक्शन है, किसका प्रोडक्शन, हमने पढ़ा था कि प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी में होता है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी, किसी भी वस्तु का जो उत्पादन होता है किसमें, एक लार्ज क्वांटिटी में। कब, आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। अब जैसे हमने कहा कि कॉटन क्या हुआ, रॉ मटेरियल हुआ। अब वो एक फिनिश, एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट कब हुआ, जब हमने उस रॉ मटेरियल को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, किस में, प्रोडक्शन के फॉर्म में। ठीक है, एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट के फॉर्म में। वैल्यूएबल प्रोडक्ट क्या बन गया, हमारा शर्ट बन गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, किसी भी वस्तु का उत्पादन किस में होता है, लार्ज क्वांटिटी में। कब होता है, आफ्टर द प्रोसेसिंग, जब हम रॉ मटेरियल को क्या कर देंगे, एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, उसे हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने, जैसे शुगर केन, गन्ने हैं बहुत सारे, शुगर केन इज अ रॉ मटेरियल। शुगर केन को हमने क्या किया, उसका प्रोडक्शन किया गुड्स का, किसमें, आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल के प्रोसेस के बाद हमने क्या, लार्ज क्वांटिटी में किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस किया, किस फॉर्म में, एक वैल्यूएबल। शुगर कन्वर्ट इनटू अ शुगर इज अ मैन्युफैक्चरिंग, क्या हुआ, आफ्टर द प्रोसेसिंग के बाद हुआ रॉ मटेरियल की, तो वो क्या बन गया, एक मैन्युफैक्चर हो गया। इसको चीनी हमने क्या कर ली, ऑब्टेन की, किसमें, एक लार्ज क्वांटिटी में। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हमने इम्पोर्टेंस बताने, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग, हिंदी में मैन्युफैक्चरिंग को कहते हैं विनिर्माण, जिसका दोबारा से क्या किया जाए, निर्माण किया जाए। तो क्या इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि किसी भी वस्तु का जो उत्पादन है किसके द्वारा किया जाता है, कच्चे माल के रूप परिवर्तन करके, उसे हम क्या कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं। तो एक मूल्यवान वस्तु में उसको जब परिवर्तित कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, विनिर्माण
वस्तु बन जाती है। तो महत्व बताने हैं हमें किसके, विनिर्माण उद्योगों के, या इम्पोर्टेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। अब इम्पोर्टेंस क्या है, आपने देखा होगा कि पहले लोग जो थे किस में लगे हुए थे, एग्रीकल्चर के अंदर। मान लो वहाँ पे एग्रीकल्चर में हमें कितनी तरह की जो है अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देती थी, सीजनल, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह की हमें कई तरह की, जैसे पर्सनल बेरोजगारी होगी, मौसमी बेरोजगारी हो गई। बट जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आई तो लोग क्या हुए, जहाँ पर मान लो 5 की जरूरत है वहाँ पे 3 लोग काम करने लगे, और बाकी 2 कहाँ पे कन्वर्ट हो गए, इंडस्ट्रीज के अंदर। तो उसने किसकी प्रॉब्लम को रिड्यूस किया है, रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर। अब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आई तो उन्होंने किसकी डिपेंडेंस को कम कर दिया, जो लोग एग्रीकल्चर के अंदर लगे हुए थे वो अब किसके अंदर इन्वॉल्व होने लग गए हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, पहले वो किसके अंदर लगे हुए थे, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आ जाएगा हमारा, एग्रीकल्चर। तो मान लो इस एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर के आसपास कोई इंडस्ट्री लग जाए तो क्या होगा कि जो यहाँ पर एक्स्ट्रा लोग हैं वो कहाँ पर जाने लगेंगे, इस सेकेंडरी सेक्टर। तो इसने किसको रिड्यूस किए, अनएम्प्लॉयमेंट को, कहाँ पर, जो एग्रीकल्चर के अंदर थी। दूसरा, ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या रिड्यूस करती है, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को और पॉवर्टी को। अब जब लोगों को काम मिलेगा तो वो क्या होगा, एग्रीकल्चर से शिफ्ट होके इंडस्ट्रीज़ में आ जाएंगी, तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम थी अनएम्प्लॉयमेंट की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसके कारण, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के सेटअप होने के कारण। तो वो किसकी पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर देती है, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो क्रिएट हो रही है उसकी जो है प्रॉब्लम को ये क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। अब क्या है, जो एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स। अब मैन्युफैक्चर गुड्स का मतलब जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर बन रही हैं, अब जो इंडस्ट्रीज़ में बनेंगी वो क्या होगा, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो जब दूसरी कंट्रीज़ में सेल करेंगे, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जो मशीनों से बनती हैं जो चीज़ें वो क्या होती हैं, लार्ज क्वांटिटी में होती हैं, तो हम वो क्या होगा, हम उसको सेल कर सकते हैं। सेल करेंगे तो उससे हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स से क्या होगा, हमारी नेशन की नेशनल इकोनॉमिकली, नेशन जो है क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। किसके कारण इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग होगा, टू एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के कारण। अब जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, हम कहते हैं जैसे यूएसए बहुत ही डेवलप कंट्रीज है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैं, ठीक है। डेवलप कंट्रीज हैज़ मोर मैन्युफैक्चरिंग, जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पर क्या है, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं कंपैरेटिवली किसके, डेवलपिंग कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली। जो है डेवलप कंट्रीज़ में क्या है, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं। नेक्स्ट, ये अभी हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस के बारे में। अब पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज कैसे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर कैसे मूव करते हैं, हैंड इन हैंड। देखो ये एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है इंडस्ट्रीज। कैसे, इंडस्ट्रीज में जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रॉ मटेरियल। अब जो एग्रीकल्चर है इस पे कौन सी इंडस्ट्री डिपेंड करेगी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री डिपेंड करेगी, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर में रॉ मटेरियल नहीं होगा तो क्या ये इंडस्ट्रीज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री डेवलप कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। मान लो कॉटन इज अ रॉ मटेरियल, तो कॉटन कहाँ से मिल रहा है, एग्रीकल्चर से, ठीक है। कॉटन को कन्वर्ट किया हमने एक शर्ट के अंदर, तो शर्ट कहाँ पे कन्वर्ट हो रही है, इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। अब मान लो इंडस्ट्रीज है, कॉटन नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है, तो क्या ये इंडस्ट्री डेवलप हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि इंडस्ट्री डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर। अब दूसरा यहाँ पर जो है, तो इसलिए इंडस्ट्री डिपेंड होगी एग्रीकल्चर, बट अब एग्रीकल्चर भी डिपेंड होती है किसके ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर। कैसे, कैसे डिपेंड करती है, अब इंडस्ट्रीज अब एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लाने के लिए वो क्या करेंगे, नई तरह के जो हैं टूल्स को यूज़ करेंगे,
इक्विपमेंट्स को यूज़ करेंगे, दवाइयों को यूज़ करेंगे, जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें एग्रीकल्चर को किससे मिलेगी, इंडस्ट्री से मिलेगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज में क्या होगा, बहुत सारी जो है चीज़ों की जो है क्या होगी भी, बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होगी, जैसे कि पंप होगा, इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स लगाने हैं, दवाइयाँ चाहिए, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, पीवीसी पाइप वगैरह एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेगी, इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये हमारा कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। जो एग्रो इंडस्ट्रीज है भारत के अंदर, वो क्या कर रही है, एग्रो इंडस्ट्रीज मतलब एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल पर जो इंडस्ट्रीज हैं वो किसको बूस्ट कर रही है, एग्रीकल्चर को। किसके लिए, अपने प्रोडक्शंस के लिए, बाय राइजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। मतलब कि वो एग्रीकल्चर को क्यों डेवलप कर रही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल। तो जिससे एग्रीकल्चर को ज़्यादा बूस्ट किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके। दे डिपेंड ऑन द लेटर फ्रॉम raw material and sell their products such as irrigation, pump, fertilizer, insecticide, plastic, PVC pipe and tools etc. to the farmer। अब यहाँ तो हमने पढ़ लिया कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बूस्ट कर रही है एग्रीकल्चर को, ठीक है। दूसरा, अब ये जो एग्रीकल्चर है, अब ये जो है इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड कैसे करती है कि उसको क्या चाहिए, इरिगेशंस के लिए बहुत सारे जो है पंप की ज़रूरत है, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है, पीवीसी पाइप की ज़रूरत है, टूल्स की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें उसको कहाँ से मिलती हैं, इंडस्ट्री से। तो इसलिए हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन द ईच अदर। दस द डेवलपमेंट एंड कम्पिटिटिवनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग industries has not assisted agriculturalists in the increasing their production but also made the production progress very efficient। यहाँ पे बताया गया है कि जो इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैज़ नॉट असिस्टेड, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उन्होंने सिर्फ एग्रीकल्चर को जो है मतलब एग्रीकल्चर लिस्ट इंक्रीज, सिर्फ वो अपने प्रोडक्शन को ही इंक्रीज नहीं कर रहे। अब वो क्या कर रहा है कि जो पहले क्या होता था कि लोग बैलगाड़ी से प्रोडक्शन करते थे, ठीक है, उसमें बहुत ही कम लगता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और प्रोडक्शन भी बहुत ही कम होता था। बट अब क्या हो गया, इंडस्ट्रीज़ आ गई। अब इंडस्ट्री ने सिर्फ एग्रीकल्चरलिस्ट के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ नहीं किया, उसने क्या किया है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी को भी क्या कर दिया है, इंक्रीज़ कर दिया। कैसे कि अब जैसे ट्रैक्टर आ गया, ठीक है, इरिगेशन सिस्टम, पहले क्या होता था, पीपल डिपेंड ऑन द मानसून, किसके ऊपर डिपेंड करते थे, मानसून, किसके लिए, इरिगेशन के लिए। बट अब वो डिपेंड नहीं करते इरिगेशन, क्योंकि अब क्या हो गया, इंडस्ट्रीज ने उनको ट्यूबवेल्स जैसी फैसिलिटीज़, जैसे कि पंप लगाने की फैसिलिटीज़ मिल गई। तो इस तरह से जो है अब उनके जो प्रोडक्शन की जो प्रोसेस में क्या हो गया, बहुत सारी एफिशिएंट हो गया, बहुत सारी जो है प्रोडक्शन जो है अब बहुत ही फास्ट होने लगा है और बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है। ये किसके कारण हुआ, इंडस्ट्रीज के कारण। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इन द टर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हमने ग्लोबलाइजेशन पढ़ लिया था कि क्या होता है कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जो क्या करता है, इंटीग्रेशन करता है और इंटरकनेक्ट करता है अदर कंट्रीज़ को। तो अब ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ज़्यादा है तो क्या होगा, हम कंपटीशन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए किसके अंदर, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के अंदर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, compete कर सकते हैं अदर कंट्रीज़ के साथ। तो टर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि भारत की क्या यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में जो है भारत का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में उसकी कितनी जो है एफिशिएंसी है कि वो कितना अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। तो आर इंडस्ट्रीज़, जो आर का मतलब हमारा भारत के लिए लिया गया है कि जो भारत की इंडस्ट्रीज़ है वो भी पूरी तरह से जो है नीड टू बी मोर एफिशिएंट एंड कम्पिटिटिव,
मतलब उसको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करनी है इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए। सेल्फ सफिशेंट, ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ सेल्फ सफिशेंट इज़ इनफ नहीं है, उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए उसकी क्वालिटी को क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा, किसके लिए, कंपटीशन करने के लिए। तो इसलिए सेल्फ सफिशेंट जो है, सफिशेंसी इज़ नॉट इनफ, ये बहुत ही सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंट होना ही ज़रूरी नहीं है। मतलब हमें ग्लोबलाइजेशन टर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें क्या होना चाहिए कि भी हमें अपनी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करने और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है। जो मैन्युफैक्चर गुड्स मस्ट कम्पीट विद इंटरनेशनल मार्केट, जिससे जो है हमारे जो मैन्युफैक्चर हैं वो क्या कर सकें, इंटरनेशनल मार्केट में क्या कर सकें, अपनी जब प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट करेंगे तो वो क्या कर सकेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकोनॉमिक, कि हमारी इंडस्ट्रीज़ का कितना योगदान है। ठीक है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया गया कि टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है हमारी इंडस्ट्रीज़ का जीडीपी के अकॉर्डिंग। देखो 3 सेक्टर हैं, तीनों सेक्टर्स का टोटल सम निकाला जाता है गुड्स का एंड सर्विसेज का। तो इंडस्ट्रीज़ में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 27% है। अगर हम 20 साल लास्ट 20 ईयर्स का देखें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो गया, बहुत ही कम हुआ है। कितना परसेंट, 17% रह गया है। तो ये बहुत ही कम है अगर किसके साथ कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियंस इकोनॉमिक्स वेयर इट इज़ 25 and 35%